हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टर्न है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से देखा जाता है, उसका एक सेगमेंट आपके सामने मैं आज डिस्कस करने चाह रहा हूं। तो इसमें पॉइंट हमारा ये है कि अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का केस हमको दिया जाता है तो हीट करने पर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट में हमारा कैलकुलेशन कहां पर डिहाइड्रेशन होता है, कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कहां पर बोथ डिहाइड्रेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो सीओएच ग्रुप की पोजीशन पे डिपेंड करता है। दो सीओएच ग्रुप एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, वो उनकी यील्ड को डिसाइड करता है। इनकी मैकेनिज्म हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मायने नहीं रखती, टाइम वेस्टिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करूंगा। हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है ये देखा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये हीटिंग इफेक्ट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली ये है। यहाँ पे अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, देखिए जो प्रोडक्ट की वैरायटी दिखेगी ऑब्टेन व्हेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करने में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर अब ये किस बात पे डिपेंड करेंगे, ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दैट मींस नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ऑन द कार्बन चेन लेंथ। भाई जितना डिस्टेंस होगा कार्बन चेन की लेंथ उतनी अलग हो जाएगी या बढ़ जाएगी। आप ये कह सकते हैं मोर डिस्टेंस मोर लेंथ, दैट मीन्स सेपरेटिंग द टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जितना एक दूसरे से अवे हैं उसी के हिसाब से हमारा ये इफेक्ट डिसाइड होता है। तो हमारा पॉइंट ये है कि हम इसमें क्या बात मेन ध्यान रखते हैं। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि हीटिंग इफेक्ट अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो कार्बन चेन का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो डिसाइड करेगा हमारा यील्ड क्या बनने वाला है। अगर आप वो याद रख पाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उससे पहले आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आने चाहिए, वरना प्रॉब्लम आती है ऐसे केसेस में। अब देखिएगा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे आपको ये दिया जा रहा है यहाँ पे, ये तो बात की बात है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बात समझिएगा, मान लीजिए अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लिख रहे हैं तो पहले तो ये समझिए आप, ठीक है, इसको नहीं, अभी हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप अगर लिख रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप डिफाइन करते हो तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा। आपने ये डिफाइन किया CH2, आपने यहां पर लिखा ब्रैकेट एंड COOH, आप ये लिख रहे हैं दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है दो COH ग्रुप जनरेट होंगे, वहां पे लगे हुए होंगे, प्रेजेंट होंगे, आप ये कह सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने अब सारा खेल n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आपने n का वैल्यू क्या रखा, अगर आपने n बराबर 0 रखा, n बराबर 0, तो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं COOH, आपने ये डिफाइन किया COOH, ये आपने लिखा। तो ऑक्सैलिक एसिड अगर बीच में कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड वन आप यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं, अगर n इज इक्वल टू आप 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये आपका मेलोनिक एसिड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड मतलब CH2 यहाँ 1 हो जाएगा, COH मेलोनिक एसिड। अगर आप यहाँ पर आपने डिफाइन किया 2 लेते हैं तो ये अगर यहाँ पर 2 हो गया तो CH2 COH ये आपने मेंशन किया, तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे और नेम हो जाएगा सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड ये निकल के आता है। अब मैं सब यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, आप आइडिया लगाते रहिए कि n के लेंथ के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर डिटरमाइन हो जाएगा। अब उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना एसिड का नेम डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये दिया गया n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 यहाँ पर अगर आप डिफाइन करते हैं, दिस इज द ग्लूटैरिक एसिड। ग्लूटैरिक एसिड आपको दिया जा रहा है। अगर आपको n इज इक्वल टू 4 दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन किया, नाउ दिस इज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड हो जाएगा, बस नंबर आना चाहिए। और अगर n इज इक्वल टू 5 होता है, इफ n इज इक्वल टू 5, तो जो नेम आएगा वो पिमेलिक एसिड आता है। तो आपके सामने ये बस इतने ही आपको याद रखने हैं, ठीक है, आपको इतने ही याद रखने हैं। मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको लिखना है तो फर्स्ट थिंग आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए, और n की वैल्यू अगर 0
मतलब कोई कार्बन चेन नहीं है बीच में, कोई कार्बन नहीं है दो ग्रुप के बीच में, केस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो आपने ये डिफाइन किया। एंड 1 मेलोनिक एसिड आपने डिफाइन कर दिया। अभी आप देखेंगे सक्सिनिक एसिड, ठीक है, आपको ये दिया गया, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो आपके सामने ये है जिसका सीक्वेंस आपको दिया जा रहा है और इसी से हीटिंग इफेक्ट चलता भी है। हीटिंग इफेक्ट इसी मैनर में चलता है, पहले दो के लिए कुछ और, दूसरे दो के लिए कुछ और अगले दो के लिए कुछ और। पहले दो में क्या होता है, यहां पर आप डिफाइन करोगे डीकार्बोक्सिलेशन, अगले दो में आपका होगा डिहाइड्रेशन, और लास्ट टू में जो बचते हैं रिमेनिंग उसमें बोथ डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, ये आप लिख लेते हैं। दूसरा मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको सहूलियत रहेगी, इसको आप फॉलो कर लीजिए और इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है, ओ मल्लिका आप यहां पर डिफाइन करते हो, ओ मल्लिका सचिन ने गैप किया है। ओ मल्लिका सचिन ने गैप किया है। अब देखिए ओ मल्लिका सचिन, आप ओ तो जानते ही हैं, कॉमन सा वर्ड है आपके लिए, ठीक है। सचिन से भी आप परिचित हैं, मल्लिका से भी आप परिचित ही होंगे, दोनों ही अपने फील्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अलग अलग खेल है वो एक अलग बात है। यहां पर आपको जो दिया जा रहा है, दिस इज द ऑक्सैलिक, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आपको दिया गया। याद रखने के लिए ये जरूरी है क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस आपको प्रॉब्लम करता है। दिस इज द मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड, सचिन से सक्सिनिक एसिड आपके सामने ये आता है। नाउ ग्लूटारिक एसिड आप ये डिफाइन करते हो, ग्लूटारिक एसिड, ये आ गया। बहुत आसान है आपके लिए, बस ये थोड़ा सा ये जरूरी है, नाम को याद रखना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं नाम को आपको कहता नहीं हूं याद करने के लिए, लेकिन अब जहां जरूरी है वहां पर आपके लिए मस्ट भी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। एडिपिक एसिड एंड फिमैलिक एसिड, फिमैलिक एसिड, ठीक है। तो आपके सामने ये आ गया। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे किस तरीके से आपको इसको मेमोरी में रखना है। बहुत सिंपल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नेम आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओ मल्लिका, सचिन ने गैप कर दिया, ओ ऑक्सैलिक, मल्लिका से मेलोनिक हो गया, सचिन से सक्सिनिक हो गया, जी से ग्लूटारिक हो गया, एडिपिक हो गया, फिमैलिक एसिड हो गया। अब एक और लास्ट, एक और यहाँ पे ट्रिक, इसी में दूसरी आप डिफाइन करते हो, इसी में सेकेंड ट्रिक हम लोग एक और अप्लाई करेंगे और वो मेंशन करेंगे। होता क्या है, आपको ये समझना है, यहां पर जो आपको केस दिया जा रहा है इसके हिसाब से आप अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टू की बात करते हैं, पहले दो, मतलब जहां पर आप इनकी बात करेंगे तो यहां पर n इज इक्वल टू 0 आएगा, n इज इक्वल टू 0, और यहां पे आएंगे n इज इक्वल टू 1 आएगा, यहां पे आएंगे n इज इक्वल टू 2 आएगा, जी में आएंगे n इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, सीक्वेंस में ही है, और यहां पे आएंगे n इज इक्वल टू 4 आएगा, यहां पे आएंगे n इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सैलिक एसिड में जाएंगे तो बीच में कोई कार्बन नहीं है, मेलोनिक एसिड में जाएंगे एक कार्बन मिलेगा आपको बीच में, इसमें ऑक्सैलिक में एक भी नहीं है, मेलोनिक में एक मिलेगा, सक्सिनिक में 2 मिलेंगे, ठीक है, आपको ग्लूटारिक में 3 मिलेंगे, एडिपिक में 4 मिलेंगे बीच में कार्बन, और फिमैलिक एसिड में 5 मिलेंगे। अब इसी के हिसाब से अपना कैलकुलेशन फिट कर लीजिए और डिफाइन कर दीजिए। अब क्या फिट करना है और क्या डिफाइन करना है, अगर n इज इक्वल टू, अब मैं ये हटा देता हूं, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, नाम याद रखने का तरीका बता दिया। अब इनका हीटिंग इफेक्ट देख लीजिए। n इज इक्वल टू आपका 0, n इज इक्वल टू 1, ये केस होता है। if अगर ऐसा दिया जाता है n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, आपका 0 और 1, तो इस जगह पर जो होगा वो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, मतलब डिहाइड्रेशन, सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब आप CO2 रिमूवल ऑफ CO2 करेंगे, रिमूवल ऑफ CO2 आपने किया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस, सिंपल सा है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर पहले दो में आपको ये दिखता है, सेकेंड थिंग आपको जो दिया जा रहा है उसमें ये, अगर ऐसा होता है इफ n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, तो रिमूवल ऑफ आप कराएंगे वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर आप कराते हैं, रिमूवल ऑफ H2O। बस समझ में आ गया। तो आपके लिए ये है, बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक है, इसलिए आसान है आपके लिए। अगर ये यही सिस्टमैटिक ना होता तो आपको प्रॉब्लम करता, डेफिनेटली प्रॉब्लम होती आपको।
और F आपको ये दिया गया N इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 5 आपको ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ बोथ आपको दिया गया H2O एंड CO2 आप ये डिफाइन करते हो। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे जो भी बताऊंगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर रिमूवल ऑफ CO2 होता है टर्म यूज एज डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ वाटर होता है टर्म यूज एज डिहाइड्रेशन, और अगर दोनों हो रहा है बोथ डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रेशन। रिमूवल वर्ड के साथ डी लगता है, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा नेम कैसे याद रखते हैं और उनके हीटिंग इफेक्ट में क्या रिमूवल होगा वो कैसे याद रखते हैं। नाम नहीं लिख पाओगे, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एडिपिक एसिड पूछेंगे, सक्सिनिक एसिड पूछेंगे, कभी कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाओगे। मतलब मेरा जो कहने का मतलब है ये आपको हर हाल में आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, इन टर्म्स ऑफ नीट, इन टर्म्स ऑफ जेईई मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म माने जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को नेम में प्रॉब्लम होती है, नाम भूल जाते हैं और फिर वहां पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नेम नहीं पता तो पोजीशन नहीं पता, पोजीशन नहीं पता तो आप हीटिंग प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो प्रोडक्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। चलिए अब वही काम कर लिया जाए और देखते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर आप डिफरेंस का खेल देखिएगा, ये अगर n बीच में 0 n बीच में 1 तो आपके सामने ये केस है। देखिए सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये 1,2 है, अगर 1,2 है तो मतलब ये हो गया 1 का मतलब ये होता है 1 का मतलब जो होता है वो बेसिकली ये होता है, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, बीच में कोई भी आपका कार्बन नहीं है। बात समझ में आ गया। और 1 3 क्या हो गया 1 2 और 3 ये हो गया। बात समझ में आ गया, ये हो गया यहाँ पर। तो अगर बीच में एक कार्बन है और बीच में कोई कार्बन नहीं, मतलब अगर आप इसकी बात करें तो इस केस में n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और इस केस में n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करते क्या है, सिर्फ रिमूवल ऑफ आपको CO2 करना है। तो अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, और आपका कैसे प्रोडक्ट आप यहाँ डिफाइन करते हो। चलिए देखिए अब आपने डिफाइन कर दिया, रिमूवल ऑफ CO2 करेंगे, अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन आपको दिया गया यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन आकर करता है मतलब रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 इजियर है, आसान है ना। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा। और जब CO2 का रिमूवल हो जाएगा तो बनने वाला यील्ड चेक कर लीजिए भाई सब, ठीक है। आपने CO2 का रिमूवल इससे कराओ या इससे कराओ फर्क नहीं पड़ता। अब आपका जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए HCOOH प्लस CO2 का रिमूवल हो गया, इसे डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, MCA डिग्री नहीं है, MCA मीन्स मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। यहाँ पे आते हैं, सिमिलरली आपको यहाँ हीट करोगे, फिर से आप कहीं से एक जगह से रिमूवल करा दीजिए। आपने डिफाइन किया RCH2, आप ये लिखते हैं CH2 COOH प्लस CO2 का रिमूवल कर दिया, फिर से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके का टेक्निकल अप्रोच है। आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए इसमें काम करने के लिए। अब देखिए जैसे ये दिया गया मेलोनिक एसिड, एक कार्बन है बीच में, एक ही कार्बन तो है, n इज इक्वल टू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1 हो गया आपके लिए, n इज इक्वल टू 1, रिमूवल ऑफ CO2 कर दीजिए, बचा हुआ यहाँ पर लिख दीजिए CH3 COOH आप लिखते हैं, प्लस आपने डिफाइन किया CO2 का यहाँ से रिमूवल करा दीजिए, CO2 का यहाँ से रिमूवल करा दीजिए, प्लस CO2 आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। फिर से यहाँ पे आए, आपने फिर से डिफाइन किया, यहाँ पर आप ये डिफाइन कर सकते हो, तो आपके सामने ये आएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बीच में एक मतलब ये पोजीशन क्या है ये जरूर चेक करते रहिएगा, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने लिखा 1 2 3, देखो ये 1 नहीं है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 का मतलब है इन दो के बीच में कितने कार्बन है, इन दो एसिड के बीच में, ग्रुप के बीच में कितने कार्बन, तो इन दो के बीच में एक है, यहाँ पे इन दो के बीच में एक है, 1 2 3 आपने डिफाइन किया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3, ये हो गया। तो ये आपके सामने केस है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए दूसरे केस में आते हैं। आपको जो अगला केस दिया जा रहा है वो ये है, बहुत आसान है। अब आपके लिए इसमें कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है। 1 4 1 4 1 5, 1 4 का मतलब बीच में कितने कार्बन हो गए आपका, 1 4 मतलब 3 हो गया, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको ये दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर पहले तो पोजीशनिंग चेक कर लीजिए,
पोजीशनिंग चेक करिए, आपको दिया जा रहा है, आपने डिफाइन किया यहाँ पर, आप ये लिखते हैं 1, यहाँ पर आपने डिफाइन किया 1, ठीक है, ये आप डिफाइन कर रहे हैं 2, ये आपने डिफाइन किया 3 और ये आपने डिफाइन किया 4। अब देखिए बीच में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, आप चेक कर सकते हो बीच में आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर इनके बीच में, इन दो ग्रुप के बीच में आपको 2 कार्बन भी मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। बस आपको यही करना है, डिहाइड्रेशन, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये जो बन रहा है ये बेसिकली साइक्लिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा। अगर एन बीच में 2 कार्बन है, अगर बीच में 2 कार्बन है, ध्यान रखिएगा, या बीच में आपको कार्बन 3 मिल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 कार्बन है आपको मिल रहे हैं, तो आपने डिफाइन किया, तो जब आप ईल्ड लिखोगे, और यहाँ पर भी सिमिलरली अगर आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे वाटर का रिमूवल करा दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही वाटर का रिमूवल करा दिया, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पर दिखा सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड CH2 C डबल बॉन्ड O, आपने डिफाइन किया CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये आप लिखते हो सक्सीनिक एनहाइड्राइड और रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। आप यहाँ पे एनहाइड्राइड, मतलब आप जो नेम लिखोगे वो नेम बेसिकली ये होगा, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ये आपके सामने आता है। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको जो ये मिल रहा है, ठीक है, थैलिक एसिड मिल रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड। अब मैं यहाँ पे आपको इसका प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, सिंपल सा है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखो अब इसमें अगर ये आता है तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर लिखना नहीं आता है, पोजीशनिंग नहीं पता है, तो जहां CO2 निकालना है वहां वाटर निकाल दोगे अपना, मतलब प्रोडक्ट का, और वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने इसीलिए सिस्टमैटिक बताया है कि अगर आपका 1 2 मिल रहा है, मतलब एक भी कार्बन नहीं है, 1 3 मिल रहा है, एक कार्बन है बीच में, और अगर इसमें आप क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, और अगर उसके आगे बढ़ गए 1 2 1 3 के आगे आप पहुंच गए 1 4 1 5, ठीक है, तो आप रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। मतलब आपको बस ये तो प्रोडक्ट मैंने बना दिए, आपको बस यही तो ध्यान रखना, इतना तो कर ही सकते हो ना। आपने 1 2, आपको 1 2 दे रहे हैं, ठीक है, आपको 1 3 दे रहे हैं, आपको 1 4 देंगे, आपको 1 5 देंगे, आपको सीक्वेंस में तो लिखना है 1 6 देंगे, आपको ये डिफाइन करके दिया गया, और 1 7 देंगे। अब देखिए यहां से क्या है, CO2 का रिमूवल, यहां से क्या है, वाटर का रिमूवल, यहां से क्या है, बोथ CO2 का रिमूवल करा दीजिए और वाटर का रिमूवल करा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, इतना ही तो याद रखना है। क्या आपको नंबर्स नहीं आते, 1 2 1 3 1 4 1 5, या 1 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, आपको 2 2 का सेट बनाना है, याद रखिए, इजियर है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैलेइक एसिड आपको दे रहे हैं, मैलेइक एसिड दे रहे हैं, आपने यहाँ पे फिर से 1, ठीक है, 2 3 आपने डिफाइन किया, और 4, और 1 4 है, आपने वाटर का रिमूवल करना है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, CH, आपने डबल बॉन्ड CH, आप ये डिफाइन करते हो, डबल बॉन्ड O, आपको ये दिया गया डबल बॉन्ड O, ये आपको दे रहे हैं। तो मैलेइक एनहाइड्राइड प्लस रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। तो जो नेम है उसी में एनहाइड्राइड लगा के लिख दीजिए, उसी में आप एनहाइड्राइड लगा के लिख दीजिए, मैलेइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आपको ये दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ग्लूटेरिक एसिड आ गया, ग्लूटेरिक, आप यहाँ पे पोजीशनिंग करिए, चेक कर सकते हैं, आपने फिर से डिफाइन किया 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 ये आपका क्या था, यहाँ पर केस था 1 4, यहाँ पर केस कौन सा है 1 5, कितने हैं यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 2 कार्बन है। फिर से भाई ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड आप डिफाइन कर दोगे। अब आपने ये डिफाइन किया CH2 आपने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O, आप यहाँ पे डिफाइन करो CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, आपने ये लिखा, आप ये डिफाइन करते हो, दिस इज द ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड आपके सामने है। नो वाटर रिमूव करा देंगे तो डिहाइड्रेशन करता है। अब चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके लास्ट केस में। अगर 1 6 1 7 है, 1 6 और 1 7 है, तो देखिए 1 6 आ गया, 1 7 आ गया, हमारे पास टोटल 6 सेट हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो 1 2 1 3 में CO2 का रिमूवल क्लियर। इसके बाद
1213 हो गया। 1415 में क्या किया, वाटर का रिमूवल। अब 1617 में किसका रिमूवल करेंगे, बोथ CO2 और H2O, बोथ डिहाइड्रेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। अगर ऐसा ही ऐसिड डाइबेसिक एसिड दिए जा रहे हैं तो अंडरगो डिहाइड्रेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन क्या होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। इसका मतलब हो गया CO2 निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, इसका मतलब हो गया वाटर निकालेंगे। अब साइक्लिक कीटोन क्या होता है, कोई भी साइकिल बना दीजिए, कोई भी साइकिल बना दीजिए, जैसे आपने ये बनाया, अब इसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा दीजिए, साइक्लिक कीटोन। आपने 4 का बनाया, साइक्लिक कीटोन। आपने ये डिफाइन किया, दिस इज द साइक्लिक कीटोन। तो आपके सामने अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कार्बन गिन लो। सबसे पहला काम क्या है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 4 5 6। ज्यादा बुद्धि इस्तेमाल मत करना, ज्यादा बहुत टेक्निकल और मैकेनिज्म। देखो जहां मैकेनिज्म की नीड होती है मैं प्रॉपर कराता हूं, बाकी टाइम वेस्टिंग है आपको कॉलेज के अंदर जाने के लिए। दिस इज द सफिशिएंट मैटर, और ये यहां तक भी लोग तैयार नहीं करते हैं। तो आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, 4 5 6। तो आप एक CO2 निकाल दीजिए और एक वाटर निकाल दीजिए, CO2 और H2O निकाल दीजिए। अब आपके पास कार्बन कितने बचे, टोटल 6 थे, 5 बचे, 6 कार्बन थे। एक कम कर दीजिए, एक कार्बन कम कर दीजिए क्योंकि CO2 रिमूवल में कम हो जाता है। तो 5 कार्बन का साइक्लो बनाइए, 5 कार्बन का साइक्लो बना दीजिए और उसमें से आप यहां पर कार्बोनिल ग्रुप लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो साइक्लो पेंटेनोन, ठीक है। तो 5 का साइक्लो बनेगा, मतलब साइक्लिक कीटोन। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक कीटोन। अब आप यहां पे देखिएगा, आपने जो चेक किया था उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं 6 कार्बन थे, एक कम कर दिया। यहाँ पे कितने, 5 6 7 कार्बन, तो 7 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, 7 कार्बन है। आपको ये दिया जा रहा है, -1 कार्बन कर दीजिए। तो आपके पास -1 कार्बन मतलब 7 का 6 हो गया। तो 6 मेंबर रिंग बना दीजिए, 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। ये आपका हो गया, बस नाम का हो गया कंप्लीट। साइक्लो हेक्सेन का यहाँ पे फॉर्मेशन है, मीन 6 का रिंग बन रहा है, हेक्सेनोन। तो आपके लिए ये हो गया। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ हीटिंग इफेक्ट आपके लिए आसान होगा। आपको मैंने तरीका बताया, आई रिपीट वंस अगेन। ओ मल्लिका सचिन ने गैप कर दिया, सब ओ मल्लिका सचिन ने गैप कर दिया। ओ मतलब ऑक्जेलिक, मल्लिका मतलब मेलोनिक, सचिन मतलब सक्सीनिक, जी मतलब ग्लूटारिक, ए मतलब एडिपिक और पी मतलब पिमेलिक एसिड। क्लियर। इसमें दूसरा सबसे अहम पॉइंट हमारा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पोजीशनिंग का विशेष ध्यान रखें। अगर बीच में कार्बन एक भी नहीं है, 2 ग्रुप के बीच में, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, या एक है 0 और 1, आप ये कह सकते हैं, तो उस केस में हम CO2 का रिमूवल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपको उसके बाद 2 और 3 दे रहे हैं, तो आप वाटर का रिमूवल करेंगे। 3 और 4 अगर बीच में कार्बन है उन 2 ग्रुप के बीच में, तो आप फिर बोथ रिमूवल करेंगे, CO2 एज वेल। या ऐसे याद रखिए, 1 2 1 3 रिमूवल ऑफ, आपने क्या किया यहाँ पे, रिमूवल ऑफ आप CO2 करते हैं, 1 2 1 3, 1 4 1 5, 1 4 1 5 रिमूवल ऑफ आपने वाटर कर दिया, और फिर 1 6 1 7 रिमूवल ऑफ बोथ वाटर एज वेल एज CO2। उम्मीद करता हूं तरीका, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट बनाने का वे आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज करिएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो आइसोमेरिस से रिलेटेड कंफर्मेशन का केस है उसका लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा।